नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सीरीज कनेक्शन के कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। नीचे दिखाए गए चित्र में दो रेसिस्टर R1 और R2 क्रमागत एक के पीछे एक लगे हुए हैं और इन दोनों के आपस में मिलने के बाद इसका एक सिरा इस सेल से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे रेसिस्टर का दूसरा सिरा इस सेल से जुड़ा हुआ है। यानी इस रेसिस्टर का एक ही सिरा सेल से जुड़ा हुआ है और दूसरे रेसिस्टर का भी सिर्फ एक ही सिरा सेल से जुड़ा हुआ है। यानी इसका दूसरा सिरा और इसका भी दूसरा सिरा सीधे इस सेल के संपर्क में नहीं है। अब ऐसी दशा में जो करंट इस सेल से निकलेगा वो इन दोनों रेसिस्टर्स के ही माध्यम से बहेगा, यानी कि वो करंट किसी और दिशा में नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप कहें कि ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में हैं। अब इस परिस्थिति को मैं इस चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये टंकी और इस टंकी से जुड़े हुए ये पाइप क्रमागत रूप से आपको कुछ समझाना चाहते हैं। ये जो पाइप का सबसे निचला हिस्सा है ये लोअर पोटेंशियल को दिखाता है और ये टंकी का ये हिस्सा ये अपर पोटेंशियल को दिखाता है या हायर पोटेंशियल को दिखाता है। तो टंकी में भरे हुए पानी के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस जमीन के साथ और टंकी के पानी के साथ है। अब इस पाइप जो कि इस टंकी से जुड़ा हुआ है उससे एक टैप यहाँ और एक टैप यहाँ लगा हुआ है। आप देखें कि ये टैप दोनों ही इस टंकी के पानी के स्तर से अलग अलग हाइट में हैं। इसीलिए इसमें बहने वाले पानी की मात्रा तो समान होगी क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इससे पानी तेज निकलेगा और इससे पानी धीमा निकलेगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो एक ही साथ है। यानी अगर इससे जिस रफ्तार से पानी बहेगा उसी रफ्तार से पानी यहाँ भी पाइप से बहेगा अंदर की तरफ। हम अंदर की तरफ की बात कर रहे हैं। नल को खोलने कम या ज़्यादा खोलने से प्रभाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन पाइप में बहने वाली पानी की मात्रा समान होगी। अगर इसके वजह से धीमी होगी तो यहाँ भी धीमा पानी हो जाएगा। अगर इसके वजह से धीमा अगर हुआ तो वो धीमेपन का असर यहाँ भी दिखेगा। परंतु आप अगर यहाँ के पानी के स्तर से देखें तो जल स्तर इन दोनों नलों या पाइप के साथ अलग अलग है। ये ज़्यादा गहराई में है और ये कम गहराई में है। इसका मतलब हुआ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम है। इस दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम अगर देखें तो ये दोनों इस अलग अलग नल के लिए हैं, न कि दोनों के लिए समान रूप से। यानी इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। वो समान नहीं होंगे परंतु करंट दोनों में सेम बहेगा। अब सवाल इस बात का है कि हम इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि अगर रेसिस्टर सीरीज में हों तो उन दोनों का कुल मिला रेसिस्टेंस हम एक रिलेशन से निकाल सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार है। अब आगे की स्थितियों को देखें। मैंने इस चित्र में थोड़ी तब्दीली की है। ये रेसिस्टेंस R1 और R2 के बदले लाया गया है, जो
प्राप्त करने के लिए हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस प्राप्त करने का तरीका है अगर रेसिस्टर सीरीज में हो। अगर हमें रेसिस्टेंस पता है और ये कुल पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो सर्किट में बहने वाले करंट को हम पता कर सकते हैं इस संबंध के द्वारा। और ऐसा करने के बाद आप ये जान लें कि ये करंट दोनों ही रेसिस्टेंस से बहेगा, यानी R1 से भी और R2 से भी। R1 और R2 में यही करंट समान रूप से बहेगा, परंतु इन दोनों रेसिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। वो चित्र के माध्यम से आप वहां देख सकते हैं। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को प्राप्त करने के लिए पुनः हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए कुल करंट को सिर्फ रेसिस्टेंस R1 से गुना करेंगे। रेसिस्टेंस R1 के साथ इस करंट को मल्टीप्लाई करने पर आपको V1 मिलेगा। ये V1 सिर्फ इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कुल पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगा, ये हमेशा कुल पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगा। उसी प्रकार से इस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V2 है, इस चित्र में आप देख सकते हैं, वो इससे अलग होगा, यानी V1 और V2 समान नहीं भी हो सकते हैं। किसी किसी परिस्थिति में जब R1 और R2 का वैल्यू समान होगा, ऐसी दशा में करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट चाहे IR1 हो या IR2 हो, वो आपस में समान हो भी सकते हैं, परंतु ये V और V2 आपस में बराबर होने के बावजूद वो V के बराबर नहीं होंगे। यानी V1 और V2 कभी भी V के बराबर नहीं होगा। आप इस चित्र में ये समझ लें कि ये V है। आप देख सकते हैं V1 और V2 कभी भी इस V के बराबर खुद से नहीं होंगे। इन दोनों के जुड़ने पर ये इसके बराबर हो भी सकते हैं। अतः आप कभी भी इस V1 और V2 को इस P से न कंफ्यूज करें। अगर आप इस V को इस V1 या V2 के साथ कंफ्यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। इसके बाद V1 और V2 को कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें करंट पता है तो उस करंट के संबंध को R1 से मल्टीप्लाई करके हम V1 और V2 प्राप्त कर सकते हैं। आप सदा याद रखें कि इस तरह के रिलेशन में V1 और V2 के जोड़ के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। अपने प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व करें। धन्यवाद।